दरियाफ्त डिजिटल की एक और पेशकश। दरियाफ्त डिजिटल में अब इंटरव्यूज भी पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में पहला इंटरव्यू जनाब कमर जमील साहब का है, जो कि माहनामा अदबी दुनिया कराची में आरिफ शफीक के ज़ेर इदारत शाया हुआ था। उसमें कमर जमील साहब का इंटरव्यू शाया किया गया। आज उसे दरियाफ्त डिजिटल पर दोबारा पेश किया जा रहा है। हम अदबी दुनिया और आरिफ शफीक के शुक्रगुजार हैं। शायद डॉक्टर वजीर आगा साहब ने कहा है कि कराची उर्दू अदब का मरकज ज़रूर है, इसलिए कि साख्तियात पर ज़्यादातर इल्मी बहसें कराची ही के दो रिसालों में हो रही हैं, यानी दरियाफ्त और सरीर में। इससे ये जाहिर होता है कि कराची न सिर्फ ये कि उर्दू का बहुत बड़ा मरकज़ है, बल्कि शौकत आबिद, अजरा अब्बास, फातिमा हसन, अनवर सिनराय, ज़मीर अली बदायूनी, सीमा खान और अगज़ई, सारा शगुफ्ता, इकबाल फरीदी, अफजाल अहमद सैयद, अब्दुल रशीद शरीक हुए। बाद में नून मीम राशिद, मुनीर नियाजी, साकी फारूकी, सलीम अहमद और दूसरे शायरों ने नज़में लिखी। यहाँ तक कि उपेंद्र नाथ अश ने भी बहुत खूबसूरत नसरी नज़में लिखी हैं जो दरियाफ्त में शाया हुई। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कराची ही में जापान की सिंध हाइको लिखी जा रही है। फ़लसफ़ा और अदब और तनकीद की जदीद तरीन बहसें कराची ही में जारी हैं। कराची में अदब की दोनों लहरें यानी रिवायत और जदीदियत दोनों उरूज पर नज़र आती हैं। तरक्की पसंद अदब की नुमाइंदगी भी कराची में शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती में और मोहम्मद अली सिद्दीकी की तनकीद में हो रही है। सवाल: एक मकतबा फ़िक्र के ख्याल में शायरी सिर्फ खवास के लिए होती है, अवाम के लिए नहीं। क्या आप इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ हैं? कमर जमील: दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और तहजीबों के जायजे से पता चलता है कि शायरी, रक़्स, मौसीकी और मुसव्वरी से अवाम ने हमेशा दिलचस्पी ली है। अवाम की मौसीकी और अवाम का अदब यानी फोक म्यूज़िक और फोक लिटरेचर हर कदीम ज़बान और हर कदीम तहजीब में मौजूद है। आपको चीन, जापान, कोरिया और हिंदुस्तान से लेकर आयरलैंड तक हर जगह आपको अवामी कहानियाँ या टेल्स या फोक टेल्स मिलती हैं। असातीर या देवमाला, जिसको मिथोलॉजी कहते हैं, वो भी कदीम तरीन ज़माने की कहानियाँ हैं। उनमें फ़न, मज़हब और फ़लसफ़े की इब्तिदाई और ख़ाम सूरत मौजूद है। इस तारों की ज़बान में यह असातीर इंसान की दाखिलियत का अव्वलीन इजहार हैं। कदीम तरीन ज़माने के इंसानों ने इन कहानियों के ज़रिए इंसान और कायनात के बाहमी रिश्ते का इजहार किया है। ये अवामी कहानियाँ जो इंसानियत के ऐदे तिफली में महसूस किए हुए खौफ, मायूसी, परेशानी और हैरत का इजहार करती हैं, उनको हम अस्तूर और लेजेंड कहते हैं। यूनानी ऐसी कहानी को मिथ कहते थे, जिसका मतलब है लफ्ज़, यानी उन कहानियों की बुनियाद में तख़य्युल और लफ्ज़ हैं। ये अवामी कहानियाँ इज्तिमाई लाशऊर का इजहार हैं। असातीर में देवी देवता ही नहीं बल्कि नबातात, जमादात भी कलाम करते हैं। जंगल से उसका रिश्ता बहुत गहरा है। डॉक्टर ज्ञानी अहद की तहकीक के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के बुशमैन में अब भी ये कहानियाँ सादी और नामुकम्मल शक्ल में मिलती हैं। चुनांचे लाइब्रिया के हबशियों के वाई कबीले में 1830 ईस्वी और 1840 ईस्वी के ज़माने में जब लिखने का रिवाज हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जानवरों की बोंडी कहानियाँ लिखी। मिस्र की कहानियाँ फिनीसिया और एशिया से कोजिक होते हुए जाने कहाँ कहाँ फैल गईं। ये कहानियाँ फिर यूनान तक पहुँच गईं। इन्हीं कहानियों को एसिप की कहानियाँ कहते हैं। फिर हिंदुस्तान की जातिक कहानियों से कौन वाकिफ नहीं। मसलन एक कहानी बंदर और घड़ियाल की कहानी है जो तिब्बत, जापान, यूनान और यहूदियों के यहाँ मौजूद है।
تو یہ کہانیاں قدیم زمانے میں عوام کی پسندیدگی کے بغیر کیسے دور سے دور علاقوں میں کیسے پہنچ سکتی تھیں، بلکہ بہت سی قدیم کہانیاں ایسی ہیں جنہیں عوام اپنے لیے باعث خیر سمجھ کر دہرایا کرتے تھے۔ لوک کہانیاں اساطیر اور داستانوں کے درمیان زمانے کی تخلیقات ہیں۔ لوک کہانیوں سے آج بھی بچے اور دیہاتوں میں کم پڑھے لکھے لوگ آج بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسپ کی کہانیوں کے سلسلے میں افلاطون نے لکھا ہے کہ سقراط جیل میں ان کہانیوں کو منظوم کرنا چاہتا تھا۔ یونان، مصر، بابل، بھارت اور دوسرے ملکوں کی اساطیری کہانیوں کے بعد رزمیہ نظمیں بھی عوام میں مقبول ہو رہی ہیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ جاتک کہانیاں ہو اور کالے چوہے یعنی دن اور رات اترتے جاتے ہیں۔ انسان اس عالم میں منہ پھیلائے شہد کی بوندیں چاٹتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کہتے ہیں، مہا بھارت کے علاوہ یہ مشہور تمثیل جین شاستر، مثنوی مولانا روم، ابن المقنا اور نصر اللہ کے کلیہ و منہ میں عیار، دانش، خرد، افروز اور بستان خیال میں بھی ملتی ہیں۔ اب بتائیے کہ عوام کی پسند کے بغیر یہ کہانیاں اتنا لمبا سفر کیسے طے کرتی؟ یونان اور ہندوستان کی بعض حکایات اس حد تک یکساں ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے سے چراغ روشن کیا ہے۔ عوامی ادب میں عوامی گیت، جن اور پریوں کی کہانیاں، ڈرامے، ناٹک، پہیلیاں اور عوامی داستانیں، لیجنڈ سب شامل ہیں۔ عوامی ادب ان لوگوں کی تخلیق ہے جو جنم کتھائیں ہیں، عوامی مقبولیت کے سہارے ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتی رہیں۔ جاتک کہانیوں میں ہنچ تنتر کی کہانیاں بھی نہیں۔ ہنچ تنتر کے علاوہ کتھا سرس ساگر میں بھی جانوروں کی کہانیاں ملتی ہیں۔ مہابھارت اور جاتک کہانیوں میں بہت سی کہانیاں مشترک ملتی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ کسی مشترک ماخذ سے لی گئی ہیں۔ پریوں کی جو کہانیاں جو یورپ میں 19ویں صدی میں جمع کی گئی تھیں، ان پریوں کی کہانیوں کی حفاظت عوام نے اس طرح کی کہ وہ ان کہانیوں کو اپنے بچوں کو سناتے تھے اور انہیں زبانی یاد رکھتے تھے۔ عوام فصل بونے اور کٹنے کے زمانے میں ناٹک بھی کھیلتے تھے اور یورپ میں اسے زرخیزی کی مذہبی رسم کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ برطانیہ میں 2 عوامی کھیل آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، ایک دا ممنگ پلے اور دوسرا منڈے دا پلگ منڈے۔ عوامی گیت عوام ہی کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان قریب اقبال فریدی کا ایک انٹرویو دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جائے گا۔ آواز ظفر جمیل۔